वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सपेक्टेड जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। जैसे कि आपको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यूज़, खास करके वो वाले एमसीक्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सीडीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पीपीएससी एक पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, वो भी अभी 2 लेटेस्ट एग्ज़ाम करवाने वाला है जैसे कि नैब तहसीलदार एंड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। तो इन दोनों एग्ज़ाम एंड बाकी आईएएस और सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 31 से लेके 40 तक क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं जी। 31 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, इट इज़ क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, इट इज़ बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर 3 है, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द NCLT में फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों स्टेटमेंट है वो बता रही हैं कि सबसे पहली स्टेटमेंट बता रही है कि जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसको एक एक्ट के अंडर बनाएगा। मींस दोनों तरह की बात कर रहे हैं, एक तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है और दूसरी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात कर रही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो बताता है कि ये बाउंडेड है बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए। एंड थर्ड स्टेटमेंट बात करती है कि अगर कोई पर्सन इसके अंडर मान लो एग्रीवेटेड है तो जिसको ऑर्डर मिल चुका है वो अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इन तीनों स्टेटमेंट में से थर्ड नंबर वाली गलत है और दो फर्स्ट बिल्कुल ही सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड 2। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि आपको बताइए हमें पूरी सीरीज़ में डिटेल जरूर देखते हैं। तो देखेंगे जी क्या इसकी डिटेल। इट इज़ एन क्वासी जुडिशियल बॉडी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि ये जो NCLT है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है इंडिया में, और जो कि कंपनी से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उसको सॉल्व करती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2016 में जून 1 को, और ये बनी थी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। तो याद रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है एंड ये एक क्वासी जुडिशियली बॉडी भी है। तो इसकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो दी गई थी बाय जस्टिस एराडी कमेटी। तो ये जो जस्टिस एराडी कमेटी है वो कि इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, इसको एग्जाम में आपके लिए यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट, इट डील्स विद मैटर मेनली रिलेटेड टू द कंपनीज लॉ। नॉर्मली ये कंपनी लॉ से ही रिलेट करती है। एंड इंसॉल्वेंसी लॉ, अब ये जो इंसॉल्वेंसी लॉ एंड कंपनी लॉ से रिलेट करती है। अगर कोई इशू आता है किसी को भी NCLT के डिसीजन से तो वो अपील कर सकता है जी, लेकिन वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता। वो अपील कर सकता है NCLAT, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ, अब इसके बाद अगर इसके डिसीजन पे किसी को डाउट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आपने ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको एग्जाम में कहीं भी पूछी जा सकती है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेयर द मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन SLOCS। रीजन्स कनेक्टेड, किन रीजन को कनेक्ट करते हैं? एक किस्म की अगर बात करूँ, ये स्ट्रेट्स जो आपने कभी पढ़ी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो स्ट्रेट है बबल मंडवा, ये कनेक्ट करता है रेड सी एंड इंडियन ओशन को। ये हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी मैच कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये बात कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ एंड इंडियन ओशन को। एंड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। तो अगर चेक करें तो दीज ऑल थ्री आर द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो 1 2 3 तीनों के तीनों ही राइटली कनेक्टेड हैं। तो याद रखना आपने। अब जो बात हो रही है SLOC की, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रूट होता है टेकन बाय द शिप टू ट्रांसमिट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। नॉर्मली ये शॉर्ट इकोनॉमिकली एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन कार्गो के लिए होता है। अब एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया का साउथ आपको सबको पता है ऐसे, तो यहाँ पर नीचे श्रीलंका है जी। मान लो यहाँ पर तमिलनाडु से किसी ने कोई बाया सी रूट केरला में कोई प्रोडक्ट लेके जाना है तो उसके पास जो रास्ता होगा वो यहाँ से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेट ऑफ पल्क स्टेट भी है हमारे पास जो कि ईजी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही बाकी ये जो एल ऐसे ही बाकी ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन उनकी बात हो रही है, तो आप इसको स्ट्रेट्स के नाम से भी याद रख सकते हो एंड दूसरा आप इसको SLOC के नाम से भी याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फेज 1 एंड
phase 2 of dam rehabilitation and improvement project DRIP have been launched by the Government of India with financial assistance provided from the Asian Development Bank। तो कहते हैं कि ये जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, लेकिन हेल्प ली है पैसे के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की। देखते हैं जी सेकंड स्टेटमेंट क्या बात करती है। सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं कि धर्मा, जिसकी फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, ये एक ऐप है, इज़ आ वेब बेस्ड टूल डेवलप्ड टू कैप्चर इंपॉर्टेंट डाटा फॉर ऑल डैम्स। तो जितने भी डैम है इंपॉर्टेंट वाले उनमें से डाटा लेने के लिए एक ऐप तैयार करी गई है। सेकंड स्टेटमेंट ये बात करती है, ऐप का नाम है धर्मा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा गलत है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा जी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और इसका सेकंड और थर्ड फेज भी चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है वो मिली है हम लोगों को वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है जी, बैंक है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। इससे हम लोगों ने 250 बिलियन $US ईच बैंक से लिए है। अगर टोटल बात करें तो दोनों इंस्टीट्यूशन से हम लोगों ने 500 मिलियन $US कैरी करे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 बात कर रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हम लोगों को पता है 1942 में स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो ये इसका नाम है जी। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है इट वाज नोन एज अगस्त क्रांति, इसको कहते हैं अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी लॉन्च दिस मूवमेंट एट ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर, कहते हैं कि इसको नागपुर के सेशन में इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड साइमन गो बैक, ये जो दोनों के दोनों स्लोगन है वो एक पर्सनैलिटी के द्वारा दिए गए जिनका नाम है जी अरुण असफ अली। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत इसमें से बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है, तो मतलब इसका ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर देखा है दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट वो भी गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब सही क्या इसमें देखते हैं। पहली बात तो कि ये जो महात्मा गांधी जी ने जो लॉन्च करी थी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये नागपुर सेशन में नहीं था, ये था बॉम्बे सेशन। ठीक है जी, ये था बॉम्बे सेशन, इसलिए ये गलत है। उसके बाद ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये अरुण असफ अली जी ने नहीं दिया था, ये दिया गया था जी यूसुफ मेहर जी के द्वारा। तो ये भी नाम आपने याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, हम लोगों को उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है। तो देखते हैं जी क्या बात हो रही है। सबसे पहले ही फॉर्म्ड द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई है। दूसरी बात है ही इज़ एसोसिएटेड विद द भूधन योजना मूवमेंट, भूधन योजना मूवमेंट से भी वो जुड़े हुए थे। थर्ड स्टेटमेंट है ही गेव द कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। अगर तीनों की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण जी। हाँ जी, लेकिन जो भूधन योजना है हालांकि उसको स्टार्ट विनोबा भावे जी ने किया था, लेकिन जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा स्टार्ट करी गई है। और यहाँ पर इन्होंने एसोसिएटेड पूछा है, फाउंडर नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन में मत आना, इसका ऑप्शन है जी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। तो ट्राइबल कम्युनिटी से कौन सी कमेटी एसोसिएटेड नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिवरमन कमेटी, ऑप्शन नंबर सेकंड है जैक्सा कमेटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है भूरिया कमीशन, ऑप्शन नंबर 4 है रोहिणी कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है 1 और 4। तो मतलब शिवरमन कमेटी एंड रोहिणी कमीशन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद ट्राइबल कम्युनिटी। तो नॉट पूछा था इसलिए
फर्स्ट एंड फोर हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं ये दोनों कमेटी अगर ट्राइबल से रिलेटेड नहीं है तो किससे रिलेटेड थी। अगर शिवरमन कमेटी की बात करें तो ये रिलेटेड थी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से। ऐसे ही रोहिणी कमीशन की बात करें तो ये रिलेटेड था बैकवर्ड क्लास से। तो याद रखना आपने, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया आपको, सिंपली बता दिया। हाँ, अगर आपने डिटेल नोट करनी है तो यहाँ पर लिखा है, इसको रीड करके नोट कर लेना। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज सेटअप बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP। तो सेकंड बताया गया है कि ये जो वर्ल्ड, तो बताया गया है IPCC को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है WMO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP। तो सेकंड स्टेटमेंट है एज पर द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। अभी जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है IPCC की, उसमें बताया गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज इनएविटेबल इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो दोनों में से हमको बताना है कौन सी सही है। इसकी डिटेलिंग मैं अभी आपको नीचे बताता हूँ। तो अगर इसको बताऊं, दोनों के दोनों आंसर ही सही है। अब देखते हैं इसकी डिटेलिंग है क्या, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना चाहिए। ये जो IPCC है, इट इज़ अ इंटरनेशनल बॉडी। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है असेसिंग द साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो साइंस है उसको ये देख रही है सारी की सारी। इसको बनाया गया था 1988 में बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है ये वाली लाइन। इट मीन्स हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं उनको रेगुलर असेसमेंट देनी है जो वो पॉलिसी बना रहे हैं, नॉर्मली साइंटिफिक बेस पे। क्या जो बना रहे हैं वो पॉलिसीज़ वो रिजल्ट देंगी कि नहीं देंगी, क्योंकि हम लोगों को काम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करना है। और इनकी जो एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने बताया गया है, अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है इनकी आई है, तो उसमें बताया गया है कि ये जो 1.5 का टारगेट है अब ये अचीव होगा ही होगा, हम इसको नहीं रोक सकते हैं चाहे जितना मर्जी बेस्ट सिनेरियो कर ले। टारगेट ये पॉजिटिव तो नहीं है तो नेगेटिव ही, क्योंकि कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और इन्होंने कहा था कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ होगा जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है उससे इस 2015 तक, तो वो काफ़ी एक ख़तरनाक सिनेरियो हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो IPCC ने बोला था कि अगर आप इसको 1.5 के नीचे रोक लो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अभी जो 6th इनकी रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 1.5 तो रीच करेगा ही करेगा, आप जितना मर्जी बेस्ट काम कर लो। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है हमें। और जो क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, हम एज अ सिटीज़न, इंडिया के सिटीज़न और वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे भी हम लोगों को ऐसे काम करना है कि कम से कम पोल्यूशन हम लोग फैलाएं, कम से कम CO2 को हम लोग फैलाएं, ताकि हम लोग पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट ऑफ उड़ीसा अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। कहते हैं कि जो उड़ीसा है उसमें इंडिया की सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। इंडिया की जितने भी इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात करती है। सेकंड बता रही है द सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट। ये जो सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान टू वेस्ट बंगाल। राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये फैली हुई है। और मैक्सिमम जितनी भी इंडिजीनियसली हमारी पॉपुलेशन है ट्राइबल की वो यहीं पर मिलती है। अगर बात करी जाए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों गलत है देखते हैं जी, थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इज 10.43 करोड़। तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है ट्राइबल इंडिया में, ट्राइबल की। और ये हम लोगों को सेंसस 2011 बताता है। और अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 8.6% है। काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। और ये जो शेड्यूल ट्राइब है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा में नहीं है। तो इट मीन्स उड़ीसा दूसरे नंबर पे आता है लेकिन फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश, इसलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत रही थी। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है। देयर आर नो शेड्यूल्ड ट्राइब इन पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड हरियाणा। तो ऐसी भी कुछ स्टेट और यूटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिसका नाम है पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड हरियाणा। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया फॉर्म द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी काफ़ी पॉपुलेशन के बेस पे है जी, मिज़ोरम में भी और नागालैंड में भी है।
अब इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज देखूं, क्योंकि जो लक्षद्वीप है उसकी परसेंटेज भी कम है, इस बेस पे वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन उसका परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मिज़ोरम है और उसके बाद नागालैंड एंड मेघालय भी है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीएम किसान स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये जो पीएम किसान स्कीम है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें हम लोगों को देखना कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। एन अकाउंट ऑफ 6,000 रुपीज़ पर ईयर इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ओनली। तो कहते कि 6,000 रुपया पर ईयर हर एक के जो फार्मर है उसके डायरेक्टली खाते में जाएगा, लेकिन वो फार्मर स्मॉल फार्मर होना चाहिए और मार्जिन फार्मर होना चाहिए, इन्हीं के खाते में जाएगा और किसी के में नहीं जाएगा, ओनली लग गया इसके साथ में। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ सेंट्रली सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरे का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। अगर नहीं आपको पता तो लास्ट वाला लेक्चर जरूर देख लेना। हाँ, अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चलो, थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इनमें से सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। थोड़ी सी गलत, अब देखते हैं क्यों गलत है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा अगर इसको देखें तो अब देख लेते हैं गलत क्यों है। पीएम किसान जो स्कीम है, अंडर द स्कीम द सेंटर ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 6,000 पर ईयर, बात यहाँ तक सही है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। चलो 3 इंस्टॉलमेंट में आएगी, मीन्स 2,000 पर इंस्टॉलमेंट रुपीज़ डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, ये भी सही है, ऑफ ऑल लैंड होल्डर फार्मर। तो जितने भी फार्मर है जिनके पास ज़मीन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड, जितने भी, हाँ, तो इसमें कोई लैंड का नहीं है, स्मॉल मार्जिन का नहीं है, जितने भी फार्मर्स हैं सबके खाते में ये पैसा आएगा। अब ये जो स्कीम है वो फरवरी 2019 में लॉन्च करी गई थी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोगों को नीचे वाली स्टेटमेंट देखनी है। अब इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो लेट्स चेक। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, GEM इज अ वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। सेकंड है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSEs टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द GEMs। तो कहते हैं कि ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं कि वो यहीं से सारे का सारा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें इसी पोर्टल से। थर्ड ऑप्शन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ GEM। तो कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है वही इसको देखेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाली भी सही है, थर्ड भी सही है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। GEM इज़ वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जैसे कि बताया गया, बिल्कुल सही है। अब टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जितनी भी कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज है वो यहीं से खरीदी जाएंगी, किसके द्वारा, वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ, अगर वो सेंटर के डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सब लोग यहीं से खरीदेंगे। ठीक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टूल ऑफ ई बिडिंग एंड रिवर्स ई ऑक्शन टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट यूज़र अचीविंग द बेस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी, ताकि वो अपनी मनी को बेस्ट यूज़ कर सकें, इसीलिए ये सिस्टम आया है। अब ये सिस्टम है वो 2016 में लॉन्च हुआ था, ताकि गवर्नमेंट एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे के पूरे बाइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सके जो उसने चीज़ें खरीदनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर यहाँ तक आप पहुँचे तो इट मीन्स आपने पूरे का पूरा लेक्चर सुना है। तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट बात, नोट्स ज़रूर बनाना है इसमें से, ठीक है जी। अगर कुछ मिस हो गया तो दोबारा से रिपीट करके सुन लेना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियो मिल सके, और जो पुराने वाली वीडियो है वो भी आप जरूर देख लेना। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।